स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग का चैप्टर खत्म हो चुका है, मतलब क्वेश्चन आंसर भी प्रीवियस क्लासेस में कुछ करा चुका हूँ। बाकी जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 हम लोग पहले कर चुके हैं इसमें, और बाकी सब जो टाइप थे वो भी कर चुके हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स टू सब कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉस्ट्रिल इन ब्रीथिंग, यानी श्वसन में नासिका की क्या भूमिका है। नासिका यानी कि श्वसन नली का ही अग्रभाग नासिका कहलाती है, तो उसकी क्या भूमिका है। तो नासिका जो होती है वो क्या होती है, हमारे नाक में पैसेज होती है, एक मार्ग होती है। तो नोस्ट्रिल इज द पैसेज इन द नोज ट्रैकिया। एक माउथ से मतलब आगे जाके ट्रैकिया में पाइप खुलती है और एक नाक से, तो यही वो जो नाक से पाइप खुल के ट्रैकिया में जाके वो नोस्ट्रिल कहलाती है। नोस्ट्रिल इज द पैसेज इन द नोज ट्रैकिया, दैट इज वाइड पाइप, इसको बोल सकते हैं हम लोग। ट्रैकिया हम लोग का वाइड पाइप होता है, इसमें आगे चल खुलती है। वेयर टाइनी हेयर्स एंड म्यूकस सेक्रेटेड बाय इनर लाइनिंग्स ऑफ द नोज आर प्रेजेंट। इसमें कि छोटे छोटे बाल और नाक के आंतरिक भागों से एक द्रव स्रावित होता है, इसे म्यूकस कहा जाता है, उसमें उपस्थित होता है। The air around us is not fit to enter our lungs। हम लोग के चारों तरफ जो हवा होती है वो हम लोग के लंग्स में, फेफड़े में प्रवेश करने लायक नहीं होती, उचित नहीं होती, फिट नहीं होती, स्वच्छ नहीं होती। इट इज पोल्यूटेड एंड अनक्लीन, या प्रदूषित होती है और गंदी, मतलब प्रदूषित होती है और साफ नहीं होती है, स्वच्छ नहीं होती है। इट शुड बी मॉइस्ट, वार्म एंड क्लीन, यानी इसे मॉइस्ट किया जाना चाहिए, अगर ठंडी है तो गर्म किया जाना चाहिए, गर्म है तो ठंडी की जानी चाहिए, नम की जानी चाहिए, एंड क्लीन, और उससे साफ किया जाना चाहिए। एज द एयर पासेस थ्रू द नोस्ट्रिल, जैसे ही हवा नासिका से होकर गुजरता है, इट इज मॉइस्चर्ड, इसे क्या किया जाता है, मॉइस्चर किया जाता है, यानी इसे अगर हवा गर्म होती है तो उसे मॉइस्चर किया जाता है, उसे नम बनाया जाता है। इट इज मॉइस्चर्ड, इसे नम बनाया जाता है। बाय द, इट इज मॉइस्चर्ड by the slimy mucus present in the nose। उससे क्या किया जाता है, मॉइस्चर बनाया जाता है। इट इज मॉइस्चर by the slimy mucus present in the nose। जो नाक में स्लीमी म्यूकस होते हैं उनके द्वारा उसे मॉइस्चर बनाया जाता है। नाक कहे या नासिका कहे, ठीक है, हमारे कहने का मतलब नाक से नासिका से ही मतलब है। The air is warmed by the blood circulating in the nose, और उस हवा को नाक में ब्लड सर्कुलेटिंग के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा गर्म किया जाता है। और अगर गर्म है हवा तो उसे म्यूकस जो नाक के आंतरिक भागों से स्रावित होता है उसके द्वारा नम किया जाता है। एंड द हेयर प्रेजेंट इनसाइड आवर नोज और नोस्ट्रिल, यानी कि हम लोग के नाक या नासिका के अंदर जो हवा उपस्थित होते हैं उसके द्वारा वे क्या करते हैं, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड डिजीज कॉजिंग जर्म, वे धूल कण को, ठीक है, और मतलब कि रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु को अपने अंदर फंसा लेते हैं। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उन्हें हमारे श्वसन तंत्र में पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका आंसर होगा इसमें, यानी श्वसन तंत्र के सारे अंगों के नाम लिखना है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है, ये हमारे श्वसन तंत्र के अंग हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई डू मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेज। इसका आंसर होगा मसल्स आर क्रैम्प्ड आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेज ड्यू टू रेस्पायरिंग एनारोबिकली मसल सेल्स, ठीक है, ये मसल सेल्स के एनारोबिकली रेस्पिरेशन के चलते होता है। हमारी मांसपेशियां क्रैम्प करती हैं, मतलब कि जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भारी व्यायाम कर रहे होते हैं, तो हमारे मसल सेल्स क्रैम्प करते हैं। वो मसल सेल्स के एनारोबिकली हमारी मसल मांसपेशियां क्रैम्प करती हैं, तो इसलिए क्रैम्प करते हैं क्योंकि उस स्थिति में हमारे मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं। और इस अनाक्षी श्वसन में क्या होता है कि द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, यानी ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है ग्लूकोज का। एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट के लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड
यही लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन निर्माण होता है यही मसल सेल्स को क्रैम्प करता है, ठीक है, कॉजेज मसल सेल्स क्रैम्प। इसका शॉर्ट में आंसर यही होगा। इसको अगर डिटेल से और करना चाहेंगे हम लोग तो एक दो लाइन इसमें और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 4 का आप लोग का हम लिखवा चुके थे, उसमें थोड़ा और अगर हम लोग लिख लेंगे तो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो वो आंसर आप लोग का हो गया है जितना होना चाहिए, लेकिन अगर उसको एक कहता है कि एक आंसर गुड हुआ एक बेस्ट हुआ, तो अगर बेस्ट उसको करना चाहेंगे तो हम लोग को 2 लाइन इसमें और भी और बढ़ाना पड़ेगा। वो मतलब कि शॉर्ट में है, वो इन ब्रीफ है, और ये पूरा उसका एकदम सटीक आंसर होगा, पूरा एकदम कंप्लीट आंसर। तो वहां हम लोग मैंने लिखवाया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, क्योंकि उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, और वही मांसपेशियों को क्रैम्प करने के लिए वही मांसपेशियों को क्रैम्प कराता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण जो है मांसपेशियों को क्रैम्प करने के लिए मतलब कि वो करता है, प्रेरित करता है। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा इस आंसर को। एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन because during heavy exercises the demand for energy is high but the supply of oxygen to produce energy is limited, which forces muscle cells to respire anaerobically। क्यों मांसपेशियां एनारोबिक रूप से श्वसन करती है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। ये जिक्र किया गया था कि मांसपेशियों के एनारोबिकली रेस्पिरेशन के चलते ही मतलब कि मांसपेशियां क्रैम्प करती है, कंपन होती है मांसपेशियों में, और वैसा इसलिए होता है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। हम पहले इस बात को जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो क्यों मतलब कि मांसपेशियां एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि इसको मैं आगे बढ़ाया हूं क्योंकि ऐसा वास्तव में ऑक्सीजन की आकस्मिक कमी से होता है। टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन उस स्थिति में हो जाता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ऑक्सीजन का डिमांड जो होता है बहुत ज्यादा होता है। जब हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे शरीर उसके बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, और ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वो बहुत तेज होता है, क्योंकि हमारे कोशिकाएं तीव्र गति से कार्य करती हैं, तो उनको तीव्र गति से कार्य करते हैं तो उन्हें ऊर्जा भी चाहिए, और मतलब कि उन्हें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कैसे कोशिकाओं को मिलेगा, तो रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलेगा। तो उस रेस्पिरेशन की उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो हम ऑक्सीजन हैवी एक्सरसाइज के दरमियान जो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं वो हम उनको जितना आवश्यकता हो पाती उतना ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते हैं। उनको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसके अनुपात में हम कम ही ऑक्सीजन ले पाते हैं अपने श्वसन के दरमियान, इसलिए मांसपेशियां उस स्थिति में एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। यह स्थिति उन मांसपेशियों को एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए बाध्य करती है, जिसके चलते वे मांसपेशियां एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, और उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जो मांसपेशियों को क्रैम्प करने के लिए प्रेरित करता है, यानी जिनके चलते मांसपेशियां क्रैम्प करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू लंग्स फंक्शन। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, मतलब कि लंग्स कैसे कार्य करता है, पूरा क्रियाविधि को लिखना है, ठीक है, फेफड़े की क्रियाविधि को लिखना है। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट किए हैं, फ्रॉम द नोज कैविटी द एयर पासेस थ्रू द pharynx of throat cavity of the windpipe or trachea, windpipe को trachea भी बोलते हैं। The windpipe branches into two smaller tubes called bronchi, ठीक है, यानी कहने का मतलब है and each bronchus enters a lung. In the lungs, each bronchus branches out into two smaller tubes called bronchioles. At the end of these tubes, tiny air sacs are present. Tiny air sacs are present, called alveoli. These air sacs are surrounded by blood vessels
द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इन goes into the blood and cells of the body through these blood vessels, and carbon dioxide passes out of the blood into the air sac. Thus exchange of gases takes place in the lungs. इस तरह फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कहने का मतलब कि फ्रॉम द नोज कैविटी, नासिका गुहा से होते हुए द एयर पासेस थ्रू द फायरेंक्स ऑफ थ्रोट कैविटी, मतलब कि गला की जो हमारी गुहा होती है उसके फायरेंक्स में प्रवेश करता है, उससे गुजरते हुए वाइन पाइप ट्रैकिया में जाता है हवा। यह वाइन पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं, यह वाइन पाइप आगे चल के दो छोटे ट्यूब में नलिकाओं में विभक्त हो जाता है। ईच ब्रोंकस इंटर्स ए लंग, दोनों नलिकाएं दोनों लंग्स में, फेफड़ों में दोनों तरफ खुलती हैं। हम लोग को फिगर बना के हम लोग प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं इस बात को, बाय फिगर हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं। इन द लंग्स ईच ब्रोंकस ब्रांचेज आउट इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, दोनों फेफड़ों में जो है ब्रोंकस भी जो दोनों फेफड़ों में गया होता है वो भी दो छोटे छोटे ट्यूब्स में नलिकाओं में विभक्त हो जाता है, ठीक है, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस ट्यूब्स, इन ब्रोंकियोल्स के एंड पे, अंतिम सिरे पे, ठीक है, टाइनी एयर सैक्स आर प्रेजेंटेड, छोटे छोटे हवा की थैलीनुमा रचनाएं मौजूद होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी हवा की थैलीनुमा रचनानुमा बनावट होती है, जिन्हें हम लोग थैलीनुमा रचनाएं मौजूद होती है, जिन्हें हम अल्वोली कहते हैं। और जो दिस एयर सैक्स है, जो हवा की थैलियां होती है छोटी छोटी, जिन्हें अल्वोलीज कहते हैं, लगभग 300 मिलियन हमारे शरीर में, मतलब कि ईच लंग्स में ऐसे बोल रहा है होती है। उस बात को मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा बढ़ जाएगा उस तरह, ठीक है। तो लगभग 300 मिलियन मतलब कि हमारे शरीर में अल्वोलीज होती है ईच लंग्स में, ठीक है। हमारे ईच लंग्स में जो है 300 मिलियन एल्वोलीज होती है, ठीक है, यानी कि 300 मिलियन एल्वोलीज होती है, यानी 3 करोड़ दिस, ठीक है, यानी कि सॉरी 30 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि these air sacs are surrounded by blood vessels, एयर सैक्स ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं, रक्त नलिकाओं से घिरे होते हैं, इनसे रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में जो ऑक्सीजन होता है जिसे हम लोग ब्रीथ में लेते हैं श्वसन में, गोज इनटू द ब्लड, रक्त में जाता है, एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, और शरीर की कोशिकाओं में जाता है थ्रू दिस ब्लड वेसल, इन ब्लड वेसल्स के माध्यम से, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जो है लंग्स से होते हुए लंग्स के आखिरी सिरे पर जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से गुजरते हुए लंग के आखिरी सिरे पर एयर सैक्स बने, जिन्हें एल्वोलीज कहते हैं। ये एल्वोलीज ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं। तो जब इन एल्वोलीज तक जाता है जो ऑक्सीजन, तो उनसे ब्लड वेसल जुड़े होते हैं, उन ब्लड वेसल्स में प्रवेश करता है, और इन ब्लड वेसल से होते हुए हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड पासेज आउट ऑफ द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में पहले से ही कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया गया होता है, ब्लड में पहले से मौजूद होता है, वो भी इन एयर सैक्स में उत्सर्जित कर दिया जाता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा छोड़ दिया जाता है, इन एयर सैक्स के पास इनमें छोड़ दिया जाता है। दस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द लंग्स, और इस तरह एयर सैक्स में छोड़ दिया जाता है, और फिर वो रास्ते से अपना निकल जाता है, हमारे मतलब कि श्वसन तंत्र से होते हुए नाक या मुंह से होते शरीर से बाहर निकल जाता है। 10 एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द लंग्स, इस तरह हमारे फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान होता है। कंप्लीट आंसर हुआ हम लोग का। अब है हाउ डू अर्थवर्म रेस्पायर, क्वेश्चन है कि अर्थवर्म कैसे श्वसन करता है। इसका आंसर होगा इन अर्थवर्म रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, जो है अर्थवर्म में केचुए में जो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है, विसरण विधि से होती है, थ्रू द मॉइस्ट आउटर सरफेस ऑफ इट, इसके त्वचा के ऊपरी नम त्वचा के द्वारा, इसके शरीर के ऊपर जो नम त्वचा स्थित होती है उसके थ्रू होता है, ठीक है।
देखिए आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में अनाक्षीय श्वसन को मतलब की व्याख्या करना है। इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आल्सो टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी पौधों में जो है रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। सच एज एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले लें तो इसका एग्जाम्पल होगा सच एज इन सीड्स। कभी कभी बीजों में जमीन के अंदर कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में अनाक्षीय शोषण होता है। दिस हैपेंस इन केस ऑफ सम बैक्टीरिया एंड ईस्ट। यह कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट में भी होता है, ठीक है, उनके स्थिति में भी होता है, उनके केस में भी होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द फूड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ब्रोकन इनटू इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड। फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मतलब कि इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटते हैं इनकम्प्लीटली, अपूर्ण रूप से टूटते हैं। पूरा का पूरा नहीं, यानी जो भी हम भोजन खाते हैं पूरा भोजन का पूरा विखंडन नहीं होता, उनका अपूर्ण विखंडन होता है। वैसी स्थिति में भोजन मतलब कि इन जीवों में जो है भोज्य पदार्थों का पूर्ण विखंडन नहीं होता, अपूर्ण विखंडन होता है। उस स्थिति में भोज्य पदार्थ इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटते हैं। द एनर्जी रिलीज इन दिस रेस्पिरेशन इज मच लेस इन कंपैरिजन टू दैट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस स्थिति में इस श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो मतलब कि वो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में कम होती है, ठीक है। आप लोगों का